नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं। आज 26 में कुछ नए अपडेट्स हैं। इनफैक्ट वो अपडेट कम है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। सो कुछ 2-3 अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि मैं आप लोगों को आज के वीडियो में शेयर करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग LGNS के प्राइस चार्ट का विश्लेषण करेंगे। उस पर देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है और किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो इससे पहले कि हम अपने वीडियो का शुरुआत करें, डिस्क्लेमर से शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देता हूं। इसको कोई वित्तीय सलाह ना माना जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपडेट्स आए हैं उसको देखते हैं। देखिए, एक अपडेट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझने की आवश्यकता है। इसमें लिखा है डिकोडिंग द सॉवरेन ब्रेन, फुल डिस्क्लोजर ऑफ द 2,10,000 हार्ड कैप्ड GLGNS इकोनॉमिक मॉडल। मतलब इस मैसेज के थ्रू हम लोग GLGNS का इकोनॉमिक मॉडल समझने की कोशिश करेंगे। ये इमेज देख रहे हैं आप लोग, GLGNS लिखा है, सॉवरेन ब्रेन है ना, गवर्नेंस ब्रेन है ये एक तरीके से। और इसके 3 ये स्तंभ हैं। LGNS इसको रूट के रूप में बोला, जड़ माना गया है। स्टेबल कॉइन A जो कि ट्रंक, शाखाएं हैं ये, और ANB कैनोपी के रूप में माना गया है। हम इसको डिकोड करेंगे, बिल्कुल ये कैनोपी संरचना को कहा गया है। हम देखते हैं इसको। और उसके बाद एक अपडेट है जिसमें कि लिखा है फीस्ट ऑफ कंपाउंडिंग, LGNS स्टेकिंग अनलीश 740% टू 3600 APY टू रीराइट योर सॉवरेन फ्यूचर। तो स्टेकिंग से संबंधित ये जानकारी देने की कोशिश किया गया है इस मैसेज में कि LGNS का हम स्टेकिंग करते हैं और उसका क्या किस परिप्रेक्ष्य में ये बताया गया है उसको हम समझेंगे। और फिर तीसरा अपडेट है जो कि लिखा है द ब्रेक रॉक इज एब्सोल्यूट, मतलब जो बेस है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है। तो इसको भी समझेंगे हम। मोर और लेस इन दोनों मैसेज, तीनों मैसेज का एक दूसरे से कोलैबोरेशन है। इन तीनों मैसेज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बट फिर भी लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैसेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है ना। GLGNS का इकोनॉमिक मॉडल, चलते हैं। आज हम इस मैसेज के थ्रू समझेंगे GLGNS का इकोनॉमिक मॉडल, जिसे इकोसिस्टम का सॉवरेन ब्रेन या गवर्नेंस ब्रेन कहा जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि GLGNS मतलब G फॉर गवर्नेंस और LGNS है, ये टोकन का नाम रखा है इस तरीके से। यह मॉडल इकोसिस्टम की गवर्नेंस, जो आपका इकोसिस्टम है उसकी गवर्नेंस, स्कार्सिटी और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास करता है। इसमें 4 टोकन स्ट्रक्चर है जो कि गवर्नेंस मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है। मतलब जो इसका गवर्नेंस मॉडल है उसमें 4 टोकन है, मुख्य स्तंभ है, जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। उसका क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं कि पहला जो है समझाया है वो GLGNS की पोजिशनिंग। GLGNS की पोजिशनिंग क्या है, सोवरेन ब्रेन क्या है, इसको समझाया है। तो इकोसिस्टम में 4 टोकन्स की भूमिका है। LGNS जो पहला टोकन है आपके प्रोटोकॉल का, वो LGNS है, जिसको बेस माना गया है, जड़ माना गया है। ये इकोसिस्टम का प्राइमरी वैल्यू बेस है, प्राइमरी टोकन के रूप में आप इसको जानते हैं। यूज़र ग्रोथ और पार्टिसिपेशन का फाउंडेशन है, जहाँ पे कि लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसी टोकन के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं ना, और यूज़र का ग्रोथ होता है। और ये पॉलीगॉन नेटवर्क पर आधारित था पहले, अब तो अनुबिस पे भी चल रहा है, बट इसका बेस तो वही था ना, पॉलीगॉन। स्टेबल A जो दूसरा है वो ट्रंक मतलब तना माना गया है इसको, ये शाखाएं हैं। लिक्विडिटी और फास्ट सर्कुलेशन लेयर इसको बताया गया है। और इकोसिस्टम में ट्रांजैक्शन और फ्लो को सपोर्ट करने की भूमिका है इस स्टेबल कॉइन A का। मतलब इस इकोसिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, और ट्रांजैक्शन करने के लिए अभी जैसे डाई का उपयोग कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आप A एज एन स्टेबल कॉइन आप यूज़ कर सकेंगे। और ANB है वो ऊपरी संरचना है, मतलब अनुबिस चेन का गैस यूटिलिटी टोकन के रूप में ANB को जाना जाएगा। जब तक ANB आया नहीं है तब तक अभी डाई गैस के रूप में आप यूज़ कर रहे हैं, पर ANB आने के बाद आप इसको गैस यूटिलिटी गैस के रूप में यूज़ करने वाला टोकन बनाया जाएगा। जैसे BNB पे यूज़ करते हैं तो BNB टोकन है ना, BNB के चेन को यूज़ करते हैं, तो पॉलीगॉन पे यूज़ करते हैं तो पोल यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अनुबिस पे आप यूज़ करेंगे अनुबिस चेन को, तो वहाँ पे गैस के रूप में ANB लग सकता है, उसी का यूटिलिटी टोकन का रूप नाम दिया गया है इसमें। बेस पब्लिक चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है ये। GLGNS का डिसीजन ब्रेन क्या है, गवर्नेंस
और डिसीजन मेकिंग टोकन के रूप में पोजीशन किया गया है। मतलब कि जिनके पास भी GLGNS होगा वो उनके पास वोटिंग का अधिकार होगा। डाओ गवर्नेंस स्ट्रक्चर में वोटिंग पावर से जुड़ा बताया गया है ना, वोटिंग का अधिकार मतलब किसी भी तरीके का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर अप्लाई करना है, डिप्लॉय करना है, तो उसमें डिसीजन के लिए जो कम्युनिटी से पूछा जाता है वोटिंग करने का अधिकार होता है उनके पास, जिनके पास की GLGNS होगा। सो सिंपल भाषा में अगर इकोसिस्टम को बड़े एम्पायर की तरह समझें तो LGNS फाउंडेशन ट्रेजरी फाउंडेशन बेस है, स्टेबल कॉइन ए डेली कैश फ्लो के लिए यूज़ करने वाला टोकन होगा, और ANV इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोग समझ रहे हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बार यूज़ होता है, ये आधारभूत संरचना को कहा जाता है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड यूज़ किया गया है। और GLGNS डिसीजन मेकिंग पावर है, जहाँ से कि आप वोट कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है 2,10,000 हार्ड कैप एब्सोल्यूट स्कार्सिटी मॉडल है। ये हार्ड कैप का मतलब क्या है, इसमें गवर्नेंस है, इसमें इसको समझते हैं हार्ड कैप क्या कहा गया है। मतलब कैपिंग कर दी गई है, इससे 2,10,000 से ऊपर ये नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब सप्लाई फिक्स रहने का दावा किया गया है। GLGNS का जो सप्लाई होगा वो फिक्स रहेगा, अतिरिक्त मिंटिंग नहीं होगी और इन्फ्लेशन नहीं होने की बात कही गई है। चूँकि इसका सप्लाई ही फिक्स्ड है, 2,10,000 तक ही सीमित है, तो जैसे जैसे इसका यूज़ केस होगा उस तरीके से इसका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो इस पर फिर प्राइस कम होने की संभावना कम होगी। स्कार्सिटी क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इसमें लिमिटेड सप्लाई को वैल्यू प्रोपोजिशन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब सप्लाई ही लिमिट है तब तो इसका प्राइस तो इंक्रीज होने की संभावना बनेगी ना, अगर यूज़ केस इसका बना रहेगा। इकोसिस्टम ग्रोथ के साथ गवर्नेंस वेट बढ़ाने पर विचार रखा गया है। मतलब कि इससे इकोसिस्टम का ग्रोथ तो होगा ही होगा, लेकिन आपका वोटिंग अधिकार रहेगा, गवर्नेंस वेट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा LGNS होगा आपके पास राइट उतना ज़्यादा होगा इस पर निर्णय लेने का। कम सप्लाई है इसीलिए लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहेगी इसकी, और ज़्यादा डिमांड होने पर गवर्नेंस इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब आपका वोटिंग का अधिकार, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी जिसके पास की ज़्यादा GLGNS होगा। डुअल लेयर गवर्नेंस मॉडल, इसमें डुअल लेवल यहाँ पे बताया गया है, दो तरीके से गवर्नेंस का आपका मॉडल बताया गया है। एक तो आपका लेयर 1 में टोकन वोटिंग पावर होगा, जिसके पास जितना LGNS होगा उतनी बेस वोटिंग पावर बताई गई है, और दूसरा वोटिंग का बेस जो बताया है वो NFT के थ्रू होगा। सो अवेक जेनेसिस NFT जो है V1 और V6 लोग होल्ड कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के पास में गवर्नेंस मल्टीप्लायर के रूप में बताया गया है। मतलब कि वहाँ पे भी डाउ टायर के आधार पर अतिरिक्त वेटेज मिल जाएगा। तो जिनके पास दो तरीका बताया गया है, दो लेयर, एक तो आपको GLGNS गवर्नेंस के रूप में बताया गया है, वोटिंग का अधिकार देगा, और आपके पास जिनके पास NFT होगा वो भी कर सकेंगे इसमें पार्टिसिपेट। उद्देश्य क्या है, केवल ज़्यादा पैसा लगाकर गवर्नेंस कंट्रोल करने से बचाओ। मतलब जिनके पास ज़्यादा, सिर्फ पहले क्या हो रहा था कि LGNS से आप वोटिंग कर रहे थे, तो अभी वो समय बदल गया है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा LGNS खरीद लेंगे तो आपके पास गवर्नेंस का कंट्रोल नहीं रहेगा। आपके पास या तो NFT और GLGNS होना चाहिए, तभी आपके पास गवर्नेंस का कंट्रोल आएगा। और इससे लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट्स को महत्व देने की वजह, जो लोग भी सिस्टम को लंबे समय के लिए मतलब पार्टिसिपेंट रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। सिंपल भाषा में सिर्फ टोकन क्वांटिटी नहीं बल्कि इकोसिस्टम आइडेंटिटी और पार्टिसिपेशन का भी पार्टिसिपेशन भी महत्व मानी गई है। मतलब यदि आप किसी चीज़ का निर्णय ले रहे हैं तो उसमें आपकी भागीदारी भी होनी चाहिए ना, इसीलिए आपके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए GLGNS की और NFT की। डाउ वोटिंग माइग्रेशन, ऑन चेन गवर्नेंस अपग्रेड, ये बताया गया है कि 12 मई 2026 के बाद डाउ वोटिंग प्रोटोकॉल को GLGNS आधारित बताया गया है। जो कि पहले LGNS पर आधारित था, अब GLGNS आधारित बताया गया है 12 मई के बाद से। इसका मतलब गवर्नेंस स्ट्रक्चर को GLGNS टोकन से जोड़ा गया है और डिसीजन मेकिंग यूटिलिटी को बढ़ाने का दावा किया गया है। सो अब आप निर्णय लेंगे तो आपको वोट करने के लिए GLGNS होना चाहिए। महत्वपूर्ण विचार क्या है, कोड इज़ लॉ कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया है। ये बार बार बताया गया है ना, जो कोड है वही नियम है, वही सब कुछ है यहाँ पे। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित रूल को प्राथमिकता देना है, तो जो भी रूल है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर ही आधारित होगा। अब GLGNS कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता है।
मॉडल के अनुसार इसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आधारित बताया गया है। अभी देख रहे हैं ना, 600 डे में आप स्टेक करते हैं तो आपको 5% की वैल्यू का GLGNS मिलेगा, वो भी 600 दिन की अवधि में। तो ये लॉन्ग टर्म हो गया ना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो गया आपका कि आप बने रहेंगे सिस्टम में लॉन्ग टर्म के लिए, तभी आप प्राप्त कर सकेंगे GLGNS। वैसे अगर आप GLGNS परचेज करना चाहते हैं तो बहुत हाई वैल्यू 89-90,000 के आसपास का इसका प्राइस हो गया है, वो देखेंगे। एक्विजिशन मॉडल लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम स्टेकिंग कैंपेन से मिलेगा आपको। कैसे एक्विजिशन, कैसे मतलब आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम स्टेकिंग कैंपेन जो भी चलेगा, जैसे अभी 600 दिन वाला चल रहा है तो उसके माध्यम से कर सकते हैं, या पॉलीगॉन पे नेटवर्क स्टेकिंग प्रोग्राम जो आएगा उसके थ्रू कर सकते हैं। गवर्नेंस माइलस्टोन और इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन से आप प्राप्त कर सकते हैं। रिवार्ड्स कैसे मिलते हैं, तो लमसम पेमेंट से नहीं बल्कि लीनियर रिलीज से आपको रिवार्ड मिलता है। जो LGNS मिलेगा आपको वो ऐसे आप जाके खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, और अगर आप पार्टिसिपेंट बनते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो लीनियर रिलीज मॉडल, लीनियरली रिलीज होगा, मतलब लंबे समय में आपको धीरे धीरे रिलीज करता हुआ मिलेगा। लीनियर रिलीज का मतलब भी बताया है कि रिवार्ड धीरे धीरे टाइम बेस्ड तरीके से अनलॉक होते हैं, डे बाय डे क्रेडिट होने का दावा किया गया है, ये दिन पे दिन आपको मिलता जाएगा। सो इसका उद्देश्य क्या है कि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन को कम करना है। इस माध्यम से आप कम समय में आकर और सट्टेबाजी करने से बच जाते हैं। तो ऐसे लोग जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं उनको तो नहीं मिलेगा ये। लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट्स को प्राथमिकता देना है, और इस माध्यम से जो लोग भी आएंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, और उन्हीं को प्राथमिकता देना भी है ताकि वो सिस्टम में अपना निर्णय ले सकें और सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। 4 टोकन परपेचुअल लूप, यहाँ पे 4 टोकन है जिसका कि परपेचुअल लूप बताया। परपेचुअल लूप का मतलब क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि लगातार चलने वाला क्रम, वो 4 टोकन से जो लगातार चलने वाला, जो आपके इकोसिस्टम में 4 टोकन है और वही लगातार घूमते रहेंगे, किस तरीके से उस लूप को बताया गया है। क्या है इकोसिस्टम टोकन फ्लो स्ट्रक्चर, कैसे फ्लो करता है, किस तरीके से फ्लो चार्ट को समझाने की कोशिश किया है कि LGNS तो रूट बताया गया है कि वो बेस है आपका, और स्टेबल कॉइन A जो कि शाखा है, और ANB आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लेयर है, ये है ना, और चेन ऑपरेशन और गैस यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है, और GLGNS गवर्नेंस लेयर है, तो यहाँ पे आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है। तो ये चारों टोकन आपस में बिल्कुल एक दूसरे को बर्न करेंगे और दूसरा टोकन मिलेगा, और उसके बाद आप धीरे धीरे इकोसिस्टम को प्रारूप देते जाते हैं बृहद रूप में। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसका बड़ा विज़न क्या है कि लॉन्ग टर्म गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाना है, स्कार्सिटी आधारित गवर्नेंस मॉडल बनाना है, क्योंकि स्कार्सिटी होगा ना, लिमिटेड क्वांटिटी है अगर GLGNS का तो स्कार्सिटी बना रहेगा उसका। डाओ पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है, जो डाओ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगा, और मल्टी टोकन इकोसिस्टम कोऑर्डिनेशन बनाना है। जो ये चारों टोकन बताया है ना, इसका आपस में कोऑर्डिनेशन जो है इस पे बढ़ावा देता है। तो फोकस क्या है, गवर्नेंस, लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी और टोकन कोऑर्डिनेशन, यही फोकस रखा गया है, जिसके कारण कि आपका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा धीरे धीरे समय के साथ। इस मॉडल को प्रस्तुत किया ही गया है इस तरीके से कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा, स्कार्सिटी बेस्ड मॉडल टोकन मॉडल होगा, लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन होगा। सो इसको सिंपल भाषा में ये समझिए कि GLGNS को इकोसिस्टम का डिसीजन मेकिंग टोकन बनाया गया है, क्योंकि इसी से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग में, ताकि आप निर्णय ले सकें कि किस तरीके से हमें क्या डिप्लॉय करना है। और इसकी सप्लाई को लिमिटेड बनाया गया है, लिमिटेड सप्लाई है इसका, जिससे कि गवर्नेंस पावर को टोकन प्लस NFT आधारित स्ट्रक्चर से जोड़ा जाएगा। तो जिसके पास NFT होगा और GLGNS होगा, उनके पास गवर्नेंस पावर होगा, और लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन को प्राथमिकता दिया जाता है इस तरीके से जब भी लोगों के पास GLGNS और NFT होता है, क्योंकि लंबे अवधि के लिए वो होल्ड करेंगे वो। सो किसी इकोसिस्टम की ताकत सिर्फ उसकी ग्रोथ में नहीं है, बल्कि गवर्नेंस, कोऑर्डिनेशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में भी देखी जाती है। तो ये मोटा मोटी इसका समझाने का मतलब यही रह गया है कि लंबे अवधि के लिए जो लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वही निर्णय लेने की क्षमता रखेंगे इस इकोसिस्टम में। उसका क्षमता रखने के लिए आपको GLGNS और NFT होना आवश्यक है, ये बताया गया है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट अपडेट। दूसरा अपडेट ये है फीस्ट ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ कंपाउंडिंग के बारे में बताया गया है। LGNS स्टेकिंग अनलीश 740% टू 3600% APY। देखते हैं ये स्टेकिंग के बारे में क्या बताता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, यहाँ पे बता रहा है एलजीएनएस स्टेकिंग एंड कंपाउंडिंग के बारे में बताने की कोशिश किया गया है। इस मॉडल को समझते हैं हम लोग कि लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, कंपाउंडिंग और प्रोटोकॉल पार्टिसिपेशन को मुख्य विचार से के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्य विचार क्या है यहाँ पे? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बजाय, जो भी शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग में आना चाहते हैं आते हैं इस प्रोटोकॉल में, उसके बजाय लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन पर जोर दिया गया है। यहाँ पे टाइम प्लस कंपाउंडिंग को वेल्थ ग्रोथ स्ट्रेटेजी के रूप में देखा गया है। ऑफ कोर्स अगर आप टाइम देते हैं तभी आपको कंपाउंडिंग होगी, और जब कंपाउंडिंग होती है तभी आपका वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं आप। स्टेकिंग आधारित रिवार्ड स्ट्रक्चर को हाईलाइट किया गया है। समझते हैं क्या है ये? हालांकि हम सभी लोग जानते हैं, बट मोटा मोटी जानते हैं, उसको डिकोड करके समझिए कि क्या स्ट्रक्चर, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है आपका प्रोटोकॉल। तो ये संदेश कहता है कि क्रिप्टो मार्केट को एक कठिन और कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की तरह देखा गया है, जो बिल्कुल सही है। बहुत वॉलेटाइल होता है क्रिप्टो मार्केट, तो ये टफ होता है और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन को रिस्की बताया गया है। देखिए कितना अच्छा है आपका प्रोटोकॉल, जो कि क्लियरली लोगों को बता रहा है कि ये शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन का गेम नहीं है, और वो शॉर्ट टर्म में आप आते हैं तो वो रिस्की होता है। इसीलिए तो नॉइज़ क्रिएट होता है ना, हम लोग डरते हैं लोग। पैनिक सेलिंग और इमोशनल डिसीजन से बचने का संदेश दिया गया है। यहाँ बार बार बताया गया है। इसका घोषणा पत्र जो कल मैंने बताया था, जो घोषणा पत्र उसका डिकोड किया था मैंने, उसमें ही बताया गया है कि पैनिक सेलिंग और इमोशनल डिसीजन से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। इससे बाहर निकलना, पुरानी जो मानसिकता है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तुलना कैसे की गई है भाई? तो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन मतलब जल्दी प्रॉफिट ले लेना, और मार्केट का फियर और जो पैनिक होता है उससे हमें बचना है। वो चीज़ पुरानी सोच थी, और अभी लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन पे जोर दे रहा है, जहाँ पे कि आप प्रोटोकॉल के साथ जुड़े रहिए और टाइम और कंपाउंडिंग पे भरोसा रखिए। ट्रस्ट की भी बात किया था ना, तो ट्रस्ट रख के ही आप टाइम और कंपाउंडिंग, टाइम अगर देंगे आप तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा, और उस पर आपको भरोसा रखने की आवश्यकता है। तो जल्दी अमीर बनने की सोच की जगह पे, मतलब अमीर बनने की सोच मत रखें आप। यहाँ पे पेशेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर फोकस करें, तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे। कंपाउंडिंग क्या है ये हम सभी लोग जानते हैं कि रिवार्ड पर रिवार्ड बनना को ही कंपाउंडिंग कहते हैं, और इस प्रेजेंटेशन में इसका संदेश यही है कि टाइम डज द हैवी लिफ्टिंग, यानी समय के साथ लगातार ग्रोथ मिलता है, उसी पे विचार करना चाहिए। एलजीएनएस स्टेकिंग मॉडल क्या है? स्टेकिंग मॉडल मतलब टोकन को प्रोटोकॉल में आप स्टेक करते हैं और बदले में आपको रिवार्ड मिलता है। एपीवाई का दावा क्या है? एपीवाई 740% से 3600। आप देखते हैं लंबे अवधि के लिए 600 डेज में अगर आप जाते हैं तो आपको जो टीवीपीआई वहाँ कहा गया है, टोटल वैल्यू टू पे इन कैपिटल, तो वो 3600% तक चला जाता है। उसके बारे में डिटेल दिया गया है। और एपीवाई का डेफिनेशन तो वही होता है ना, एनुअल परसेंटेज यील्ड, तो उसकी बात बताया गया है। प्रोटोकॉल अलाइनमेंट का पर विचार बताया गया है कि मैसेज किस बात पे जोर देता है। तो इकोसिस्टम के साथ लॉन्ग टर्म का जुड़ाव रखना है, प्रोटोकॉल पार्टिसिपेशन है, और कम्युनिटी कंसेंसस पे जो लोग लंबे समय तक इकोसिस्टम में बने रहते हैं उन्हें अधिक पार्टिसिपेशन बेनिफिट मिलने की संभावना बताई गई है। तो लंबे अवधि के लिए आप आइए इस प्रोटोकॉल में। कोड ड्रिवन सिस्टम है, मतलब कि यहाँ पे जो भी ये सिस्टम बनाया गया है वो कोड पे ही आधारित है, वही लॉ है जिसको कि बताया गया है। यहाँ पे जो ब्लॉकचेन पे लिखा गया है, कोडिंग कर दी गई है, वो चेंजेबल नहीं है, इम्यूटेबल है, उसी चीज़ को बताया गया है। और वो ट्रांसपेरेंट होता है, ऑटोमेटिकली वो रन करता है, और प्रेडिक्टेबल रिवार्ड लॉजिक, और उसका जो लॉजिक जो रिवार्ड देता है वो अपने लॉजिक के आधार पे ही देता है। तो बिगर वर्जन में आप देखें, विज़न क्या है इनका? फाइनेंशियल सॉवरेनिटी का विचार प्रस्तुत करना, लॉन्ग टर्म वेल्थ पार्टिसिपेशन मॉडल बनाना, और इकोसिस्टम कंसेंसस को मजबूत करना। सिंपल भाषा में यही समझते हैं कि कभी कभी ग्रोथ की ताकत केवल स्पीड में नहीं, जब भी आप ग्रोथ लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ स्पीड में नहीं बल्कि टाइम, पेशेंस और कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन में छिपी होती है। आप कंसिस्टेंटली बने रहिए, सिस्टम की जानकारी लेते रहिए, तो शायद आपको ज़्यादा लंबे अवधि में ज़्यादा ग्रोथ मिलने की संभावना बनती है। तो ये तो रहा दूसरा अपडेट। और तीसरे अपडेट की बात करते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि द बेडरॉक इज एब्सोल्यूट। इसको भी समझते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। बेडरॉक इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पूर्ण कहते हैं उसको, और बेडरॉक आपका बेस है। आपका जो बेस है वो पूर्ण रूपेण बिल्कुल मजबूती से बना हुआ है। तो इसको समझते हैं, देखते हैं क्या कहता है। इसको इंटरेस्टिंग है ये, बट मोर और लेस उन्हीं बातों को ये बार बार इम्फेसाइज कर रहा है।
LGNS बेडरॉक नैरेटिव, इस कहानी में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि LGNS को इकोसिस्टम का फाउंडेशन को ही बेडरॉक कहा गया, बेस कहा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, इस संदेश में लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन इकोसिस्टम, लंबे समय के लिए आप बने रहेंगे, उसी चीज़ पे विचार कर रहा है इसमें कि LGNS को इकोसिस्टम के रूट बताया गया है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से बचने का विचार बताया गया है। और इसको बेडरॉक क्यों कहा गया है, बेस क्यों कहा गया है, क्योंकि LGNS को पूरे इकोसिस्टम की फाउंडेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अन्य इकोसिस्टम टोकन जैसे GLGNS हो, A हो और ANB हो, इसे जुड़ा बताया गया है। मतलब कि हम लोग स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि LGNS अगर आपके पास होगा तभी आप अगले क्रम में GLGNS, A और ANB को आप प्राप्त कर सकेंगे। सो बेस ही आपका LGNS है, तो उसको होल्ड करने की ज़रूरत है। और जितना LGNS आपके पास होगा, आप किसी भी तरीके से कहीं भी मतलब अपने आप को पार्टिसिपेट करवा पाएंगे। बाकी के टोकन शाखाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसको LGNS को जड़ के रूप में बताया गया है। मैसेज कहता है कि शॉर्ट टर्म टोकन स्विचिंग को स्पेकुलेशन के रूप में देखा गया है। मतलब कम समय में आप LGNS को होल्ड करते हैं और उसको बेच देते हैं, तो उसी को स्पेकुलेशन बताया गया है, सट्टेबाजी बताया गया है। जबकि LGNS को बेचकर दूसरे टोकन को खरीदने में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि LGNS का प्राइस वोलेटाइल है, ये भी आप लोग देख रहे होंगे। इसलिए इनका पर्पस ही ये है कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ सिस्टम में आएँ, और उसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है। पैनिक सेलिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को हतोत्साहित करता है, मतलब उस पर ज़्यादा ये ध्यान नहीं देता, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना चाहता है, और नहीं चाहता है कि इनकी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं वो शॉर्ट टर्म पैनिक सेल को प्रोत्साहित करें, ऐसा नहीं है। ऑन चेन डायनेमिक फी मैकेनिज्म क्या कह रहा है, डायनेमिक फी फ्रेमवर्क का उल्लेख किया गया है 5% से 40%। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझने की आवश्यकता है। जो डायनेमिक फी अनुबिस पे लगाया गया है ना, उसका उस रेंज की बात की गई। उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ही उसका ये रखा गया है कि एक्सेसिव सेलिंग जब प्रेशर को कम करता है, जब भी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में सेल करते हैं तो उस प्रेशर को कम करने के लिए रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब आप बेचेंगे, ज़्यादा एक्सेसिव सेल करेंगे, तो आपका जो सेल टैक्स है वो 40% कर दिया जाएगा, तब तो आपको आपका डाई कम मिलेगा, तो आप बेचना रोक देंगे। तो इसीलिए ये जो प्रेशर सेलिंग है उसको रोकने के लिए ये बनाया गया है, और जिससे कि आपका इकोसिस्टम स्टेबल बना रह जाएगा। और शॉर्ट टर्म में डंपिंग जो होता है ना, उसको डिस्करेज कर रहा है, मतलब डंपिंग को भी रोका जा सकता है। और ग्रेट फिल्टर कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। ये ग्रेट फिल्टर बार बार बताया जा रहा है, कंसेंसस फिल्टर कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन और शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के बीच के अंतर दिखाने का नैरेटिव है। ये कहानी ऐसा बता रहा है कि जो लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेट करते हैं और शॉर्ट टर्म में जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, उनका क्या अंतर है। शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने वाले यूजर को इकोसिस्टम से बाहर कर देता है। ये जो फिल्टर है, ये शॉर्ट टर्म वाले लोगों को बाहर करता है, और ये निरंतर चलता रहेगा। आपका प्रोटोकॉल को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि ग्रेट फिल्टर हर समय एक्टिवेटेड रहेगा। जो छोटे अवधि के लिए आएंगे वो छोटा मुनाफा लेके निकल जाएंगे, और फिर उनको बहुत मुश्किल है, यहाँ एक्सक्यूज़ नहीं है। और लॉन्ग टर्म कंसेंसस रखने वालों को अधिक स्टेबल पार्टिसिपेंट्स के रूप में दिखाया गया है। तो लंबे अवधि में आइए सिस्टम में, ऐसा बता रहा है। ट्रस्ट और कंसेंसस नैरेटिव, जो आपका विश्वास है, उसी के बारे में बता रहा है कि कम्युनिटी पे कंसेंसस यानी कम्युनिटी अलाइनमेंट पर जोर दिया गया है। इकोसिस्टम को मिलकर बिल्ड और सपोर्ट करने की बात कही गई है। तो जो लोग लंबे अवधि में आते हैं वो वही लोग मिलकर इस इकोसिस्टम को बिल्ड करते हैं। और बिगर विजन में क्या बताया गया है, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी कंसेंसस, स्पेकुलेशन बिहेवियर को कम करना है। वही चीज़ों को ये बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग शब्दावली का यूज़ करके, जिसका कि सम फिर यहीं पे है। समराइज करते हैं तो किसी भी इकोसिस्टम की असली ताकत केवल ग्रोथ में नहीं बल्कि ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन में दिखाया जाता है। तो जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, उसमें यही बताया गया है कि जो भी निर्णय लिया गया है, जो कुछ भी अभी ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, वो इस दृष्टिकोण से किया गया है कि आप लंबे अवधि में सिस्टम में आते हैं तभी आपको इस सिस्टम में बहुत बड़ा गेन मिल सकता है। शॉर्ट टर्म की जो अवधि है उसमें जो लोग आ रहे हैं उनको स्पेकुलेटर बताया गया है, और उनको ये ग्रेट फिल्टर के थ्रू सिस्टम से निकाल रहा है, ताकि जो लोग लंबे अवधि के लिए आए हैं उनके साथ ये प्रोटोकॉल अपने नेक्स्ट फेज जो कि इटर्निटी है उसमें जा सके। ये था आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ अपडेट से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी और हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अपने इस चैनल को आप
पसंद कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरीके का कंटेंट लाऊं तो आप लोग बचिए नहीं उस कंटेंट से, वो पूरी जानकारी लीजिए और तब आगे बढ़िए, अपना निर्णय तब लीजिए। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि प्राइस एक्शन की बात होती है, हम उसको समझते हैं। अभी पॉलीगॉन चेन पे क्या है प्राइस? सो पॉलीगॉन चेन पे प्राइस तो मोर और लेस वही है, 3.89 3.90 के आसपास चल रहा है। लिक्विडिटी अपनी 3.69 मिलियन मतलब 370 मिलियन के आसपास बनी हुई है और 24 घंटे में ये 0.5% के आसपास का ड्रॉ डाउन हुआ है, जबकि वॉल्यूम कल के जितना ही बना हुआ है, लगभग $39 मिलियन का बना हुआ है। और ये अच्छी बात है कि बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, 19.1 मिलियन 19.5 मिलियन, तो ऑलमोस्ट सेम है। प्राइस बिल्कुल साइडवेज है, मतलब ज़्यादा डाउन और ज़्यादा अप नहीं गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं समझाना चाहूँगा कि अभी हम लोगों का जो टारगेट है ना, वो यहाँ मान के चलना चाहिए हम लोगों को कि इस वाले हाई को अगर ये क्रॉस करता है तब तो प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में चला जाएगा। और अभी एक शॉर्ट टर्म के लिए जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो है ये वाला, मैं बता देता हूँ, ये वाला जोन है यहाँ पे। तो प्राइस इस रेंज में हो सकता है, अगर इस रेंज को तोड़ेगा तभी ये नीचे आएगा और फिर देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, लोग फिर एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे ताकि प्राइस फिर से ऊपर रिवर्सल मार दे। तो ये तो था आपके पॉलीगॉन चेन पे क्या है प्राइस। अभी एक बार आवे पे देख लेते हैं। आवे पे यूज़र देखना है मैंने, वहाँ पर प्राइस नहीं देखना है, यूज़र देखना है, होल्डर्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक ये देख लेते हैं। यहाँ पे है ना होल्डर्स की संख्या 12,15,000 हो गया होल्डर भाई साहब, तो होल्डर्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है। और प्राइस, हालांकि एक चीज़ ये देखने की बात है कि जो प्राइस यहाँ पे $5 के आसपास का शुरू हुआ था, अभी ये प्राइस 4.62 के आसपास आ गया है। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्राइस है ना, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट सामने बिंदु पे आएगा, ये नज़दीक आना चाह रहा है। जो आपका प्राइस पॉलीगॉन पे है और जो प्राइस अनुबिस पे है, ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाहता है। तो ऐसा कुछ संभावना दिख रहा है, अब आगे क्या होता है ये समय बताएगा, बट मुझे ऐसा दिख रहा है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि होल्डर की संख्या 12,15,000 के आसपास हो चुकी है, जो कि एक अच्छा साइन है कि लोग माइग्रेशन स्पीडली कर रहे हैं। तो ये तो रहा आज का डिटेल विवरण, और फिर हम लोग कल अगले नए अपडेट के साथ, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, मैं अगले नए अपडेट के साथ कल मिलूंगा आप लोगों के साथ। तब तक आप लोगों का दिन, समय सब कुछ शुभ हो, स्वस्थ रहिए और अगले दिन का इंतजार कीजिए जब हम नए अपडेट के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।